दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रोन से निगाहें रखी जा रही हैं। छापेमारी के बीच शाहीन बाग में पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। जामिया यूनिवर्सिटी इलाके में धारा 144 लागू है। 2 महीने तक यूनिवर्सिटी कैंपस और आसपास इलाके में धारा 144 लागू है। दिल्ली पुलिस ने धरना और मार्च पर रोक लगा दी है। पुलिस ने छात्रों और स्टाफ से कहा, ग्रुप में ना घूमें। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेकर। जितेंद्र भाटी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। जितेंद्र भाटी मौजूद हैं शाहीन बाग में और जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत खास मेहमान विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। और मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। लेकिन पहले मैं अपडेट्स के साथ शुरुआत करूंगा। जितेंद्र भाटी के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, बहुत जल्दी से आपके पास जो अपडेट है वो दीजिए। देखिए, बिल्कुल जब बात होती है पीएफआई की तो शाहीन बाग का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि यहीं पर वो हेडक्वार्टर है पीएफआई का, जिससे 22 सितंबर को जब यहाँ पर रेड डली थी तो उसको जो है सील किया गया था। इस वक्त मौजूद शाहीन बाग थाने के ठीक बाहर। और जैसे ही ये दोबारा खबर हुई कि देश भर में तकरीबन 9 राज्यों में एक बार फिर से पीएफआई के खिलाफ जो है रेड चल रही है, तकरीबन 247 लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो ऐसे में शाहीन बाग जो है फिर से चर्चाओं में है। और यहाँ पर जो है स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए लगातार जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही साथ में ड्रोन से जो है निगरानी रखी जा रही है। साथ ही यहाँ से थोड़ी दूरी पर जामिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी 17 नवंबर तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। और ये कहा गया है कि किसी को भी वहाँ पर असेंबल होने या धरने प्रदर्शन में शामिल होने की इजाज़त नहीं है। तो फिलहाल ये बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि जब देश के 9 राज्यों में ये छापेमारी चली है तो ऐसे में दिल्ली में भी तकरीबन 32 लोगों को जो है स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जो उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनको कब्जे में लिया गया है और उनकी जाँच की जा रही है ताकि पता लगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला था लोकल उसकी यूनिट से और साथ ही साथ में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे कि दिल्ली की में जो है बड़ी गतिविधि को अंजाम देने की एक साजिश जो है वो रची जा रही थी। उसी के बाद जो है ये एक्शन लिया गया। बड़ी कामयाबी पर मान सकते हैं सुरक्षा एजेंसियों की। जितेंद्र शर्मा के पास हम चलते हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है निश्चित रूप से। अब जितेंद्र शर्मा के पास क्या अपडेट है, जरा उनसे भी ले लें और उसके बाद चलते हैं अपने गेस्ट के पास। जी जितेंद्र। जामिया यूनिवर्सिटी और आसपास। जी, इस वक्त मैं जामिया पर मौजूद हूँ। ये जामिया, जी बिल्कुल, और जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई, क्योंकि लगातार इस तरीके के इनपुट आ रहे थे कि जो कार्रवाई इस वक्त पीएफआई के ऊपर की जा रही है उसको लेकर प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन या फिर इसके अलावा कैंडल मार्च वगैरह निकाली जा सकती है। तो खास तौर पर बोला गया जांच एजेंसियों के द्वारा, खास तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये धारा 144 लागू की गई है ताकि कोई भी प्रोटेस्ट या फिर इसके अलावा कोई भी कैंडल मार्च वगैरह ना निकल पाए। और इसके अलावा जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसने भी साफ तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर स्टूडेंट को इस बात के लिए चेताया कि अगर कोई भी इस तरीके के धरना प्रदर्शन में या फिर कोई भी इस तरीके के कैंडल मार्च वगैरह में शामिल होता है तो उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी की तरफ से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस वक्त यूनिवर्सिटी के आसपास धारा 144 लागू है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। जी धन्यवाद। आपके पास हम आते हैं वापस कुछ देर में अपडेट के लिए, लेकिन अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास। डीजीपी विक्रम सिंह सर, एक्स डीजीपी हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह सर, ये राउंड 2 छापेमारी, मतलब ये कि चीज़ों को सब्सटेंशिएट करने के लिए पहले राउंड में बहुत कुछ मिल चुका है, उस बेसिस पे जो लीड मिल रही है उससे राउंड 2 आया है। इसका मतलब ये कि अब पीएफआई पर यह शिकंजा निश्चित रूप से बहुत कड़ा होने वाला है और इसके लिए बहुत पुख्ता सबूत भी जुटाए जा रहे हैं जो अदालत में सारी चीज़ों को साफ कर देंगे। नमस्कार। निसंदेह ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपको अब सब अवगत है कि पहली बार जब इसका नाम आया था डीजीपी कॉन्फ्रेंस 2011 सितंबर में, जब बताया गया था कि केरल और कर्नाटक के जंगलों में इनकी कवायद चल रही है, लेकिन किन परिस्थितियों पर इस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मेरा जो अंदेशा है कि कदाचित इनकी गहरी जेबें, जिसमें कि 250 करोड़ रुपए की उगाही की बात प्रकाश में आई है, और राजनीतिक संरक्षण, जिसके कारण यह कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई। अब जब कार्रवाई हुई है पूरे राज्य में, पहले दौर में 15 स्टेट्स 106 गिरफ्तारी, दूसरा राउंड 50 स्टेट्स और 9 लोकेशंस पे, 15 स्टेट्स 9 लोकेशन, और इसके अलावा आप देखें कि 57 लोगों की गिरफ्तारी। जाहिर है कि अगर ये रिपीट हो रहा है, मुझे पूरा अंदेशा है कि अभी 3rd और 4th राउंड भी और होंगे और गिरफ्तारियां होनी संभावित है, क्योंकि पूछताछ आख्या के उपरांत जब गहराई से पूछताछ होती है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट लगता है, पॉलीग्राफ टेस्ट लगता है, तो उसके बाद सच्चाई सामने आती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आता है, उसके बाद जो फॉलो अप होता है, उसके बाद असली
गोल्ड माइन मिलती है, साक्ष्य की, व्यक्तियों की और माल असबाब की। अब शुरुआत तो दरअसल अब हुई है, छापा तो पहली सी पायदान है। उस पहली पायदान के उपरांत जो फॉलो अप हो रहा है, यह संतोष का विषय है कि एनआईए ने बहुत प्रोफेशनली और सभी स्टेट्स के सहयोग से ये जो दूसरा राउंड हुआ है। महत्वपूर्ण बात से आपने शुरुआत की कि बहुत देर से ये किया गया और तब तक चीजों को बहुत बढ़ जाने और ये बीमारी जो है इसके बहुत फैल जाने का वक्त इसको मिला। और बताया जा रहा है कि 2011 में डीजीपीज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें विक्रम सिंह सर ने इस बात के इनपुट का हवाला दिया कि तब ये बात बताई गई थी कि कर्नाटक और केरल के जंगलों में ये साजिश जो है इसको बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ जो मेहमान है उनका अब मैं रुख करता हूँ। साजिद साहब, पहले आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये इसको नाम दिया जा रहा है, पोस्टर एक निकाला गया है और ये कहा गया है कि रिपब्लिक वॉरियर्स हैं और हम इनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हैं और ये एक फासिस्ट सरकार का विच हंट है। आपका क्या नजरिया है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। मैं PFI का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों को जिक्र करना ज़रूरी है। नंबर एक तो ये है कि जब 2011 में इनपुट आ गए थे तो 2011 से लेकर आज 2022 है, 11 साल हो गए। आपने इस पौधे को इतना बड़ा क्यों होने दिया? नंबर एक ये सवाल है। दूसरी बात ये है कि यशवंत शिंदे जो RSS का आदमी है, जब उसने हलफनामा बाकायदा कोर्ट में दिया कि RSS भी इन्हीं गतिविधियों में मुलव्वस है और उसने बाकायदा सारे प्लान बताए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या कुछ करना था, उस पर कोई कार्रवाई, उस पर कोई डिबेट वगैरह नहीं होती। मुस्लिम पॉपुलर PFI जो है, चूँकि मुसलमानों का संगठन है, इसलिए इसको इसलिए लिया जाता है क्योंकि इससे वोट बैंक अच्छा मिलेगा। आज सरकार का रुख ये है कि पाबंदी नहीं लगाई जाएगी लेकिन कार्रवाई ज़रूर होगी। इसका क्या मतलब हुआ? अरे भाई, अगर एक आदमी राजद्रोह के अंदर मुलव्वस है तो उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगेगी? अगर एक संगठन राजद्रोही में मुलव्वस है तो उस पर आप पाबंदी लगाना क्यों नहीं चाहते? आप इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि 2024 में आपको ये इस्तेमाल करना है और 2024 तक के लिए इनको तैयार करके रखना है। RSS की गतिविधियों को भी देखना जरूरी है। दोहरा चरित्र है सरकार का। आपने महत्वपूर्ण बात कही है। आपने शुरुआत किया कि आप PFI के प्रवक्ता तो नहीं हैं, लेकिन उसके बाद आपने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो आपने इसमें समानांतर रूप से इसको कटघरे में खड़ा कर दिया है RSS को। दूसरे, आप कह रहे हैं कि पौधे को बड़ा क्यों हो जाने दिया। तीसरे, आप ये कह रहे हैं कि इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। 2024 में इससे वोट बैंक बनाकर उसको उगाहने की कोशिश की जाएगी। इन तीनों बातों का जवाब लेने के लिए मैं आगे चलता हूँ। वजाहत कासमी साहब के पास एक सेकंड नहीं, मैं उदाहरण आप आगे दीजिएगा ना, आऊंगा ना, बाकी मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। एक अहम खबर बताने दीजिए, वजाहत कासमी साहब के पास जाने दीजिए। दिल्ली में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पहले अहम खबर देखिए। दिल्ली में हिंसा फैलाने के सबूत हाथ लगे हैं। दिल्ली में हिंसा की प्लानिंग की जा रही थी। संवेदनशील दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। जांच एजेंसियों की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली में हिंसा फैलाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिनसे ये पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में बड़ी गड़बड़ी फैलाने की योजना चल रही थी। संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हाथ लगी हैं, उनसे ये बातें पता चल रही हैं। वजाहत कासमी साहब, साजिद साहब ने जो कहा उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें उल्लेख मैं कर चुका हूं, आपका जवाब। देखिए दिनेश भाई, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर। और आज 11 साल, जिससे अभी विक्रम भाई कह रहे थे कि 11 साल पहले बताई गई थी कोई बात, 11 साल में तो 11 साल पहले तो सिर्फ विक्रम साहब जैसे लोगों को पता था, जो एजेंसियों के और हमारे जो है पुलिस के लोग थे। आज पूरा देश और पूरी दुनिया देख चुकी है कि PFI ने इस मुल्क के साथ क्या ड्रामा किया है। उसने उत्तर प्रदेश के दंगाओं से लेकर के और माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली पटना तक किस तरह की बदमाशियां की हैं वो पूरा देश देख चुका है। और इतना कुछ देखने के बाद भी केरल में क्या नंगा नाच हुआ, पूना में क्या तमाशा किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए और न जाने क्या क्या किया गया, और पूरा देश ने अपनी आंखों से देखा कि ये एक आतंकवादी संगठन है जो खिलाफत कायम करने के लिए कुछ भी कर रहा है। जबकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी का देश है और डेमोक्रेटिक देश है और ये संविधान से चल रहा है, हर मजहब का इंसान यहाँ आज़ादी के साथ है। इतना कुछ देखने के बाद भी जो अभी कह रहे थे साजिद भाई कि मैं PFI का प्रवक्ता तो नहीं हूँ लेकिन वकील तो पक्का है, ये वकील पक्के हैं PFI के।
भाई इतना कुछ आपने देख लिया, अब सरकार बैन करेगी या उन पर कार्रवाई करेगी, ये सरकार का काम है। मैं तो दिल्ली पुलिस का शुक्रगुजार हूँ इस मामले में। आरएसएस को लेकर ऐसी ही शिकायत करते हुए किसी एक व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया कि उन्होंने शिकायत की और कहा है ये भी इसी तरीके की चीजों में मुलव्वस है। तो ये साजिद भाई लेटर लिख करके सरकार से, ये कोर्ट से मांग कर ले कि आरएसएस को बैन कर दे। ये यहाँ टीवी पर बैठ कर कोई लेटर लिखा हो तो ये दिखा दे, दिनेश भाई आपको दिखा दे टीवी पर। दरअसल बात यह है कि इन्होंने एक विश्वास जो है वो तोड़ा है, और वो किस तरह का विश्वास है, मेरी बात से आप सहमत करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, कि इन्होंने हिंदुस्तान के जो मुस्लिम यूथ हैं, नौजवान हैं, उनका विश्वास उठाने की कोशिश की है। किताब दिखाना चाह रहे हैं वो, एनआईए से कुछ कहना चाह रहे हैं, और आपके जो है टीएस से। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, ये साजिद जी कोई किताब दिखाकर कुछ कहना चाह रहे हैं। फौरन जवाब लूंगा आपसे, एक बार उनकी बात ले लूं जरा मैं। ये अगर वो कैमरा कोई क्लोज कर सकता है तो किताब दिखाइए। क्या है ये? कैमरा क्लोज करो, इसको क्लोज करो, क्लोज करो, इसको क्लोज करो। दिनेश भाई, ये आज का इनकलाब अखबार है, आज का इनकलाब पेपर है। इसमें देखिए ये खबर लिखी है, ये खबर लिखी है यहाँ पर, ये बड़ी सुर्खी है। इसमें बाकायदा कोड किया गया है कि यशवंत शिंदे जो आरएसएस का साबिक लीडर था, उसने बाकायदा कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और ये कहा कि आरएसएस मुल्क भर में बम धमाकों में मुलव्वस था। ये बात आपने जो कही है वही कह रहे हैं आप कि आपके पास अब महत्वपूर्ण सूचना है। खबर है, ये बाकायदा खबर है और आप कह रहे हैं ये सुर्खी है, तो इसको लेकर आप प्लीज जाएं आसपास के थानों में अखबार है और कोर्ट में जाएं और इसको हवाला देते हुए आप वहां लिखाएं और बैन करने की। एक मिनट दिनेश भाई, एक सेकंड, वजाहत साहब मैं आ रहा हूँ, वजाहत साहब मैं आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले साजिद जी से एक सबमिशन। एजेंसी क्या कर रही है? साजिद साहब एक सबमिशन मेरा है आपसे। एजेंसी क्या कर रही है? मेरा सबमिशन एक आपसे। मेरे देश की एजेंसी क्या कर रही है? नहीं, मेरे देश की एजेंसी क्या कर रही है? अब इसी पे रुके रहेंगे? क्यों जाऊं? आप यही दोहराते रहना चाहते हैं या मेरी बात भी सुनना चाहते हैं? बड़े अखबारों में खबर छप रही है और आप कह रहे हैं मैं थाने में जाऊं? जी साहब, आप चाह रहे हैं कि मैं थाने में ऑडियो डाउन कराना पड़ता है। देश के बड़े अखबारों में मेरी बात सुनिए ना, और आप चाहते हैं कि मैं थाने में जाऊं? ठीक, लेकिन विक्रम सिंह सर, ऐसा क्यों है कि इनको ऐसा क्यों है कि इनको एक संदर्भ में अखबार दिखाकर उसका हवाला देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है? ये देखिए यहां सुर्खी है, और बाकी सबके बारे में मुल्क के पास अनुभव है। पीएफआई को लेकर, शाहीन बाग को लेकर, तमाम जगहों को लेकर अनुभव भी है। देखिए दिनेश जी, आप मौलाना रशीदी को बड़े हल्के में ले रहे हैं। मौलाना साहब निहायत ज़हीन, तजुर्बेकार इंसान है, उन्होंने दुनिया देखी है, और उनका ये सही है कहना कि वो क्यों जाए जब इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के बिहाफ के ऊपर मैं ये गुजारिश कर लूं मौलाना साहब, वो तो जो छपी है सो छपी है, जो नहीं भी छपी है वो जो उड़ती हुई हवा के जरिए आती है वो भी, हर चीज को तायीद और तस्दीक किया जाता है, कोई चीज डिफॉल्ट पे नहीं जाती है।